हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी और आज हम लोग दो डॉक्ट्रिन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से। देखिए, पहली है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर विच इज सिद्धांत अभित्याग का या छूट का सिद्धांत। दूसरा है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवररूलिंग जिसको हम बोलते हैं भावी अधिशासन। ये दोनों हमारी डॉक्ट्रिन्स आर्टिकल 13 में आती हैं। बेसिकली आर्टिकल 13 में हम चार डॉक्ट्रिन्स इंपॉर्टेंटली कवर करते हैं: एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, अभित्याग और भावी अधिशासन। तो आज हम इन दो के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, साथ में कुछ राइट्स भी दिए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं जहाँ पे हमें राइट्स मिलते हैं। तो क्या हम इन राइट को छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं? मान लीजिए मुझे आपसे 1000 रुपये लेने हैं, ठीक है, ये मेरा राइट है उसको लेने का। क्या मैं इस राइट को छोड़ सकती हूँ? हम जब लॉ में पढ़ते हैं तो यस, दिस इज कॉल्ड एज वेवर। हम वेव ऑफ राइट को तो कर सकते हैं, बट द इशू हेयर इज कि क्या हम फंडामेंटल राइट जो कि हमारा मूल ढांचा है, हम उसको भी वेव ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो वो हमें बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेव का मतलब, अभित्याग का मतलब है एक अधिकार को छोड़ना, लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो एक हमारा केस लॉ था इंडिया का विच इज बाशेश्वर नाथ वर्सेस आईटीसी, राइट। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये डॉक्ट्रिन को कहाँ से लिया है, कहाँ से ग्रहण किया है, अडॉप्ट किया है। ये यूएस का डॉक्ट्रिन है, बट इन यूएस वहाँ पे देयर फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव्ड। वहाँ पे मौलिक अधिकारों का अभित्याग बहुत आराम से किया जा सकता है। सिटीजन जो है, नागरिक है, वो अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। हमें अपने कल्चर को देखना है, हमें अपना जो रूट है, जो फाउंडेशन है, जो ढांचा है हमारा, उसको देखना है कैसा है। देखो, पहली चीज, पब्लिक पॉलिसी, जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट के अगेंस्ट है, ठीक है। स्टेट की ड्यूटी है सारे राइट्स को मेंटेन करने की। सिंस क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन करना, इसीलिए इनका त्याग सिटीजन नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो राइट्स है स्टेट के अगेंस्ट है। फाइन। दूसरी चीज़, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग पुअर हैं, आप देखते हैं 40% परसेंटेज जो है आपकी, बहुत सारे पीपल पुअर है। दूसरा, पिछड़े वर्ग से है, बैकवर्ड, माइनॉरिटी भी बड़े सारे लोग हैं, है ना, माइनॉरिटी में जो आते हैं। सो हम ये मानते हैं, और वो एक्चुअल में होता भी है, कि वो अपने राइट से अवेयर नहीं होते। जब वो अपने राइट से, अपने अधिकारों से वंचित हैं, उन्हें पता ही नहीं है अपने राइट्स का, तो यदि उनको कोई दबाव में आके उनसे वेव ऑफ करा दे, तो ऐसे तो उनका ह्यूमन राइट्स का, है ना, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो गया। दिस ह्यूमन राइट्स ऑल्सो फॉल अंडर आर्टिकल 21, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। और आर्टिकल 13 क्या बोलता है हमें, कि कोई भी लॉ बनता है, हमें उसको ऐसे देखना है कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ना जाए। सो अगर वो अगेंस्ट जाता है उस क्षेत्र, अप टू दैट एक्सटेंट इट विल बिकम वाइट। दिस इज अ थिंग, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि देखो, कोई अधिकार को छोड़ने के बाद, अगर वेव का मतलब, दिस इज द मीनिंग ऑफ वेव, ये वेव का अर्थ है, सिर्फ वेव का अर्थ है, ठीक है, कि अधिकार को छोड़ने के बाद दोबारा उसका आप दावा नहीं कर सकते वंस यू हैव वेव्ड। बट हम फंडामेंटल राइट की यदि बात करते हैं, नो, इंडिया में वो वेव ऑफ नहीं हो सकते, बट इन यूएस यू कैन वेव वेरी इजी। किस केस में ये हेल्ड हुआ था? बाशेश्वर नाथ वर्सेस आईटीसी। दिस इज अ लैंडमार्क केस। अगर आप मेन, जैसे बिहार में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पूरा पेपर आता है, इसको आप कोट करके ही आएंगे, नहीं कोट कर तो वो ऑफेंस है अपने आप में, ठीक है। कुछ लैंडमार्क केसेस है जो आपको लिखना ही लिखना है। और सिमिलरली, जैसे कि कोई आप प्रीलिम्स दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान जेएलओ अभी आ रखा है, पूरा एक पेपर 50 मार्क्स का है, तो लैंडमार्क केसेस तो हमें करने ही करने हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं असेंशियल्स की बात करते हैं। अब वेविंग ऑफ के, देखो, आप अपने राइट को कब त्याग कर सकते हो? जब आपको अपने राइट का पता है, संज्ञान है आपको, यू हैव द नॉलेज, आपके पास नॉलेज में है कि ये राइट जो है आपका राइट है, ठीक है। दूसरी चीज, आप उसको स्वैच्छिक रूप से, मतलब वॉलेंटरली आप उसको छोड़ें, दबाव में आके नहीं, बल में आके नहीं, फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कर सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो देखो, एक आंसर राइटिंग का पैटर्न, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, पहले आपको देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर में पहले आप वेविंग का मतलब
मतलब अभित्याग का अर्थ समझाओ, फिर आप महत्वपूर्ण तत्व लिखो, ठीक है। उसके बाद इशू क्या है, विवाद क्या है वो लिखो, कहीं पे रिलेशन कर रहे हो यूएस से या किसी से वो लिखो, फिर आप केस लॉ पे आओ, एंड में आप निष्कर्ष निकालो। तो ये एक ना आंसर राइटिंग का पैटर्न भी होता है, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग में, जिसको हम बोलते हैं भावी अधिशासन। देखिएगा, जैसे कि मैं आपसे जनरली केस की बात, कोई भी केस लॉ की बात करते हैं, ले लेते हैं कि पहले एडल्ट्री वॉज एन ऑफेंस, है ना। एडल्ट्री आपने देखा ऑफेंस था, और उसके लिए केसेस भी आए थे जिसमें बताया, या चलिए एडल्ट्री छोड़ी, सेडिशन की बात करते हैं। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था कि जो सेडिशन है ना, वो क्या है, सेडिशन 124A ऑफ आईपीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। तो यदि किसी भी पर्सन को उसमें आप पकड़ रहे हो, उसमें लाइबल कर रहे हो, तो वो लाइबल होगा। बाद में अभी रिसेंटली 1 साल पहले इस पर स्टे लगा दिया गया, ठीक है। सिमिलरली एडल्ट्री की जब हम बात कर रहे थे, बड़े सारे केसेस थे पहले जहाँ पे ये बोला गया कि एडल्ट्री ऑफेंस है, तो एडल्ट्री में लोगों को दोष सिद्ध कर रहे थे, कन्विक्ट कर रहे थे। बट फिर जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया 2018 में, बोला गया एडल्ट्री अब ऑफेंस नहीं है। तो क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, पहले वाले केस को ओवररूल कर दिया, है ना। जब आप ओवररूल कर रहे हो, सेट असाइड कर रहे हो, तो ओवर रूलिंग आगे वाले केसेस के लिए है, बैकडेट नहीं है। दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। पूर्वगामी नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव। देयर आर टू थिंग्स, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैकडेट, पूर्वगामी, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आगे से। तो यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग से हमारा मतलब है भावी अधिशासन। जो निर्णय न्यायालय ने दिए हैं उन्हें आगामी केसेस में ही आप लागू करोगे, पूर्वगामी नहीं, राइट, ठीक है। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसमें देखो मैंने सेम क्राइटेरिया फॉलो किया। मैंने आपको आंसर राइटिंग लिखने के ऑल्दो ये थोड़ा सा शॉर्ट आंसर है बिहार के पर्सपेक्टिव से, बट मुझे आपको समझाना है कि कैसे लिखते भी हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो निर्णय न्यायालय ने दिए हैं उन्हें आगामी केसेस में ही आप लागू कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, अर्थ समझा दिया। उसके बाद आप इसका ओरिजिन बताओ कि, एंड कुछ केसेस में आप जजेस का नाम भी लिखो। आपको एग्जाम में दूसरों को पीछे छोड़ना है, ठीक है। 1 मार्क्स विल कॉस्ट यू। सो जस्टिस कार्डोजो, इन्होंने ओरिजिन किया इस चीज का। इन व्हाट केस, नदर्न रेलवे वर्सेस सनबर्स्ट ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी में इस चीज का ओरिजिन किया गया कि प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का। इंडिया में भी इसको अडॉप्ट किया गया, हमने इसको दत्तक किया, ग्रहण किया। इन व्हाट केस, इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि आपका 1967 का केस है, जस्टिस सुब्बाराव जी द्वारा, ठीक है। ऑनरेबल जस्टिस थे हमारे जस्टिस सुब्बाराव जी। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने 3 चीजें हेल्ड करी कि जब प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग करोगे, देखो इसमें गोलकनाथ में 17th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन क्वेश्चन, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो हम कभी और कवर करेंगे। जो आज का टॉपिक है, फिर क्या बोला गया गोलकनाथ केस में कि जो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, संवैधानिक केसों में ही हो सकती है, वादों में ही हो सकती है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही इसको अप्लाई कर सकता है। लास्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का विवेक है, डिस्क्रिशन है, विवेक है, डिस्क्रिशन है कि प्रोस्पेक्टिव करना है, भावी अधिशासन करना है, या रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वगामी करना है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये डॉक्ट्रिन्स आज क्लियर हुई होंगी आपको, अगर इन केस आपकी पहले क्लियर नहीं थी, और थी तो आपका रिविजन हो गया होगा, ठीक है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।